फैमिली फंक्शन में जाते हो या लोगों से मिलते हो और आप कहते हो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो लोगों का पहला रिएक्शन आपके लिए कैसा होता है? फिजियोथेरेपी का मीन सब मालिश समझते हैं। बच्चे फिजियोथेरेपी में आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पैसे कमाने के लिए मत निकलो कि नहीं मुझे इसमें बहुत पैसा कमाना है। जनरली आपके पास किस तरह की शिकायत लेके लोग आते हैं? आजकल सर्वाइकल पेन, बैक पेन ये कॉमन हो गया तो ऐसे बहुत से मौके आए होंगे जहाँ पर आपको लगा हो क्या मैंने सही प्रोफेशन चुना है। है। कभी कभी कोई पेशेंट बहुत ही वैसा बोल देता है या फिर ऐसा कुछ रिएक्ट करता है कि आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हो, वो डॉक्टर है। एक ऐसा एक्सक्यूज जो एक पेशेंट देता है जिससे आपको खुद को हंसी आ जाती है। मैं एक्सरसाइज करते समय बोर हो जाता है, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। अगर इस प्रोफेशन की तरफ से आप इंडिया को एक बात कहना चाहें, सिर्फ एक, कि फिजियोथेरेपी मालिश नहीं है, वो एक एक्सरसाइजेस का पार्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रव्या सक्सेना और आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट ऑन फॉरएवर डेस्टिनी डेन। इस मंच पर हम हर एपिसोड में लेकर आएंगे दिलचस्प कहानियां और नए विषयों पर चर्चा, जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। तो शुरू करते हैं हम ये शानदार सफर आपके साथ। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ केयर एक्सपर्ट से जो बिना दवाइयों के आपको दर्द से राहत देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रियंका जैन से, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जिन्होंने केजीएमयू और सिप्स में काम किया है। आइए बात करते हैं और उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। मैं प्रियंका जैन हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मुझे बहुत अच्छा लगता है और अभी एक मेरा जुनून बन गया है। जब मैंने पास आउट किया था तब मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे मैंने वर्क किया जिसमें मेरा एक अकेला टॉपिक सेलेक्ट हुआ, हीमोफिलिक्स। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, बट हीमोफिलिया एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं और ये उसमें ब्लड जमता नहीं है, वो ब्लीडिंग करता रहता है। वो डिसऑर्डर है एक, जिसमें पेशेंट को डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। उस पर मैंने वर्क किया, जिसमें मैं अकेली यूपी से सेलेक्ट की गई थी। उस टाइम पे मैं हैदराबाद गई थी, वहां पे मेरा प्रेजेंटेशन था हीमोफिलिक्स को लेकर, जिससे वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बड़ी थी, जिससे मैंने बहुत कुछ अचीव किया। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट पर। जनरली नॉर्मल सी बात पूछते हैं, क्या होता है कि जब आप किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो या लोगों से मिलते हो और आप कहते हो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो लोगों का पहला रिएक्शन आपके लिए कैसा होता है? ठीक रहता है। अब तो लोग काफी अवेयर हो गए हैं, इसलिए लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है, तो अब तो ठीक रहता है। लेकिन हाँ, पहले की बात करें तो उनको लगता था कि फिजियोथेरेपी का मीन सब मालिश समझते हैं, इसलिए उनको लगता था कि ये कोई मालिश वाली है। लेकिन अब जितना जितना लोग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी सर्जरी हो, कुछ भी हो, उसमें फिजियोथेरेपी ही काम आती है, इसलिए लोग अब अवेयर हो गए। तो अब लोग रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, नहीं ये तो डॉक्टर हैं, ये तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और मेरे पास नंबर ऑफ केसेस उस टाइम पे बढ़ जाते हैं, मैम मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मैम मुझे यहाँ पेन हो रहा है। उस टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पार्टी छोड़कर उनको देखूं या पार्टी एंजॉय करूं। लेकिन फिर भी मैं उस टाइम पे भी उन लोगों को काफी कुछ बता देती हूँ, जिससे उनकी जो कंप्लेन है वो थोड़ी बहुत उनको राहत मिल सके। फिर वो मेरे सेंटर पे आके मुझसे मिलते हैं। क्या होता है, फिजियोथेरेपी ऐसा प्रोफेशन ज्यादातर लोग नहीं चूज करते हैं, लेकिन आपका कोई एक मोमेंट ऐसा रहा हो या कोई ऐसी इंजरी रही हो जिससे आपको फिजियोथेरेपी चुनने की प्रेरणा मिली हो? हाँ, मैंने अपने घर में ही काफी लोगों को सफर करते हुए देखा है इस चीज के लिए। अपने घर में क्या, बहुत से लोगों को देखा है। तब मैं बहुत छोटी थी, मैं सोचती रहती थी कि ये क्या होता है, कोई डॉक्टर भी इसे नहीं ठीक कर पा रहा, इतनी मेडिसिन लेते हैं ये लोग, उसके बाद भी इनका पेन क्यों नहीं कम हो रहा। मैं अपने बाबा को ही देखती थी, उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया था, उनका कंधा जाम था, जिसकी वजह से वो रातों रात जगे रहते थे, सोते नहीं थे, बल्कि वो मेडिसिन लेते थे, हाई पेन किलर लेते थे, फिर भी उनको आराम नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसी फील्ड में जाऊंगी, एटलीस्ट मुझे पता तो चले आखिर ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। इसलिए मैं आगे गई, इसलिए मैंने फिजियोथेरेपी को चूज किया। तो जब आपके घर में सब मतलब जिनको जरूरत थी, आपके जैसे बाबा को या दादी को, तो उस टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट बुलाए जाते थे? हाँ, बुलाए जाते थे, बट इतना स्कोप नहीं था, लोग इतना जानते नहीं थे, क्योंकि कोई डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं करता था कि आप इसकी फिजियोथेरेपी करवाइए। वो सिर्फ पेन किलर्स ही लिख देते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब लोग जानने लगे कि नहीं, ये बीमारी तो फिजियोथेरेपी से ही सही होगी, तो फिर हमारे पास डॉक्टर्स भी अब उनको भेजते हैं। अब तो बहुत हो गया है, अब लोग फिजियोथेरेपी को बहुत मानने भी लगे हैं और बहुत कुछ करने भी लगे हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं,
तो अब कुछ बच्चे फिजियोथेरेपी में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो आगे कैसे बढ़ें? क्या उनके लिए बस मैं ये कहना चाहूंगी कि तुम लोग निकल रहे हो ना, तो पैसे कमाने के लिए मत निकलो कि नहीं मुझे इसमें बहुत पैसा कमाना है, वो तो तुम कमा ही लोगे, लेकिन एक जो रिस्पेक्ट होती है, एक जो पेशेंट से तुम्हें मिलेगा ना, जो वो बोलेंगे वो तुम्हें सबसे अच्छा लगेगा। जैसे कि कोई पेशेंट स्ट्रोक का है, वो ऑन बेड है, वो चल नहीं सकता, फिर जब तुम उस पर काम करोगे और दिल से काम करोगे, दिल से मेहनत करोगे, तब तुम्हें फील होगा कि हाँ धीरे धीरे तुम्हें जैसे जैसे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे उस पर, वैसे वैसे तुम्हें और खुशी होगी, तुम्हें तुम्हें खुद में अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छे प्रोफेशन को चूज किया है। वो पेशेंट जब खड़ा होकर चलेगा और वो बोलेगा कि मैम मैं तो बिल्कुल लिटरली बेड पे ही था और आपने आपकी वजह से मैं चल गया, वो समझ लेना तुम्हारा अचीवमेंट सबसे अच्छा होगा। उस टाइम जब वो उसकी वर्डिंग्स होगी ना, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। न्यूरोसर्जन का क्या काम है, वो सिर्फ उसको मेडिसिन देगा, वो धीरे धीरे जो उसका क्लॉट है वो ठीक होगा, लेकिन जो उसके मूवमेंट लाने हाथ पैरों में वो हम ही ला सकते, वो आप ही लोग लाओगे, इसलिए उस पर मेहनत करना, और जो उसकी जो ब्लेसिंग्स होंगी वो ही तुम्हारा रिजल्ट होंगी। जनरली क्या होता है कि आप होता होगा आपके साथ भी कि पेशेंट्स आते हैं आपके पास, आपसे सलाह लेते हैं और फिर वो आपसे एक्सरसाइजेस पूछ के जाते हैं, सीख के जाते हैं, फिर क्या होता है वो सेशंस मिस करते हैं, सेशंस मिस करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी छोड़ देते हैं, घर पे वो नहीं करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें फायदा नहीं होता है, वो जनरली आपको फिजियोथेरेपिस्ट, जनरली वो डॉक्टर्स के साथ भी होता है कि वो फिर आपको ब्लेम करते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो गया था वहां पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? कोई भी ऐसा पेशेंट आया हो जिसमें आपने एक्चुअली आपने ये देखा हो कि ऐसा करते हैं? बहुत बार हुआ है ऐसा, काफी पेशेंट्स आते हैं जो सेशन मिस कर देते हैं। एक हम लोग बोलेंगे उनको कि 1 वीक का सेशन है आप आओ, लेकिन वो लोग अल्टरनेट डेज या फिर 2-2 दिन स्किप करके आते हैं, लेकिन फिर वो कंप्लेन करते हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। 2 साल से उनको पेन हो रहा है, 2 महीने से उनको पेन हो रहा है, और वो सोचते हैं कि मैं उनको 2 दिन में ठीक कर दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हमें उनकी काउंसलिंग करके उन्हें समझाना पड़ता है कि मैम आप आओ तो हमारे पास, अगर 1 वीक आप आते हो रेगुलर, अगर तब रिजल्ट नहीं मिलता तब आप कंप्लेन करो, अदरवाइज ऐसे नहीं ट्रीटमेंट होता कि आप एक एक दिन छोड़ छोड़ के आओ, या फिर आप वीकली 1 वीक में एक बार आओ और मैं आपको ठीक कर दूं। ऐसा नहीं है। उनके बहुत मुश्किल होता है हमें उन्हें समझाना, बट काउंसिल करना पड़ता है, फिर वो मानते हैं। जनरली आपके पास किस तरह की शिकायत लेके लोग आते हैं, मतलब किस चीज के ज्यादा पेशेंट्स हैं? आजकल सर्वाइकल पेन, बैक पेन ये कॉमन हो गया है, क्योंकि हमारा जो पोस्चर है वो नहीं ठीक से होता है। कोविड के बाद से मैं बोलूंगी कि नंबर ऑफ केसेस सर्वाइकल के ज्यादा हुए, क्योंकि उनका जो बैठने का तरीका है, लेटने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग ही हो गया है। क्योंकि जैसे वो ऑफिस में काम करते हैं तो वो सिटिंग पोजीशन में फिर भी ठीक पोजीशन में बैठते हैं, बट अब जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है तब से उनका पोस्चर ही गड़बड़ हो गया। कोई लेट के लैपटॉप चला रहा है, कोई सोफे पे लेट के चला रहा है, कोई बेड पे लेट के चला रहा है, तो ऑब्वियसली चीज है उनकी स्पाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होंगी ही। तो इसलिए उनको नंबर ऑफ केसेस हमारे पास सर्वाइकल के और बैक पेन के बहुत ज्यादा आते हैं। आपके अब आप कह रहे हैं जैसे बैक पेन के या सर्वाइकल के हैं, तो ऐसे बहुत से दर्शक होंगे हमारे जो घर पे बैठ के देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसे सही करना, ठीक है? तो कुछ ऐसा इंस्टेंट आप बता पाओ कि अगर वो देख के और वो घर पे उसी तरह से उसको प्रैक्टिस करें जैसा आप उन्हें बता रहे हो, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा रिलीफ हो जाए। तो फॉर बैक पेन, सर्वाइकल, इस तरह की चीजों के लिए कुछ हो तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज या कुछ ऐसी थेरेपी? मैं यही कहूंगी कि आप अपने पोस्चर पे ध्यान दो, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठो। और बहुत से लोग योगा, जिम ये सब स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं मैं तो ये सब करता हूँ उसके बाद भी मुझे क्यों आता है। ऐसा नहीं है, वो सब भी इफेक्टिव है, बट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो होती है सर्वाइकल की, बैक की, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5 मिनट लगते। 5 मिनट में अगर आप वो एक्सरसाइजेस करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप शुरू तो करो करना, उसके बाद फिर मैं हूँ। जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें पेशेंस बहुत जरूरी है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई पेशेंट तो जरूर आया होगा जिसने आपके पेशेंस को चेक किया होगा हर एक लेवल पे। तो ऐसा कोई पेशेंट आया है क्या, मतलब ऐसा कोई केस हो आपके पास जिसने आपके मतलब अच्छे से पेशेंस को चेक किया है और आप परेशान हो गए हो उसके बाद, या आपने कैसा उसको फिर रिस्पॉन्स दिया? पेशेंट ऐसा देखती थी जो 75 इयर्स की लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, वो उनको स्ट्रोक हो रखा था, वो ऑन बेड थी, वो बिल्कुल चल नहीं सकती थी, कोई मूवमेंट नहीं था। मैंने उनको देखा, वो मुझसे डेली कहती थी कि बेटा मुझे ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे। मैंने उन पे काफी मेहनत करी और मैंने 2 मंथ्स में उनको खड़ा कर दिया। वो थोड़ा बहुत वॉकर की हेल्प से चलने लग गई।
फिर उनके घर वालों ने फिजियोथेरेपी छुड़ा दी। 10-15 दिन तक मैं नहीं गई। उसके बाद वापस से उनको स्ट्रोक हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको वो लोग डॉक्टर को दिखाने नहीं गए। वापस से फिर वही कंडीशन हो गई, वो ऑन बेड हो गई। फिर मैं उनको गई दिखाने, बट उनको वो चीज नहीं याद थी कि उनको फिर से ये चीज हुआ है। मैंने फिर से शुरू किया, लेकिन वो मुझे ब्लेम करने लगी कि तेरी वजह से हो गया, तूने अभी तक मुझे क्यों नहीं खड़ा किया, मुझे क्यों नहीं सही किया। मैं डेली जाती, उनका बस यही क्वेश्चन रहता कि मैं कब ठीक होंगी, बल्कि वो ठीक हो चुकी थी, वो फिर से उस कंडीशन पे आई थी, बट वो ये भूल चुकी थी कि मैं पहले चल चुकी हूँ, अब फिर से मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन मैंने उन पे फिर से काम किया, लेकिन उनके जो डेली के ये क्वेश्चन रहते थे कि मैं नहीं ठीक हो पाऊंगी, तू क्या कर रही है इतने दिन से, मैं क्यों नहीं ठीक हो रही। लिटरली मैं बहुत रोती थी घर आकर कि मैं क्या करूं उनका, मैं उनको कैसे समझाऊं। लेकिन फिर भी एज अ डॉक्टर मुझे पेशेंट से काम करना था, मुझे उन पे गुस्सा नहीं करना था, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रही हैं और क्या रिएक्ट कर रही हैं। धीरे धीरे मैंने उन पे काम किया। आज की डेट में वो चलने लग गई हैं, अब वो ठीक है, वो मुझे बुलाती हैं, अभी भी मुझे बहुत ब्लेसिंग देती है, मुझसे बोलती हैं कि मैंने पता नहीं आपको क्या क्या चीजें बोली, लेकिन आपने मुझ पे बहुत काम किया और मुझे ठीक किया। तो मैं खुश हूँ इस चीज से। उन्होंने मुझे इरिटेट तो बहुत किया, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या क्या बोला, चली जाए यहाँ से, तू नहीं कर पाएगी मुझे ठीक, अब मुझे पता है कि मैं बेड पे ही पड़ी रहूंगी और मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। लेकिन मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि नहीं मैं करूंगी, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से मैं उन्हें ठीक कर पाई और आज की डेट में वो चलने लगी हैं। मैं इसी से बहुत खुश हूँ। जब ऐसा कुछ होता है तो खुद को बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। जनरली प्रोफेशन में ऐसा होता है कि लोग गूगल पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो आपके प्रोफेशन में भी ऐसा होता होगा कि जब लोग आते हैं आपके पास, पेशेंट्स आते हैं और वो सब कुछ गूगल पे देख के आते हैं, फिर जब आप उन्हें बताते होगे ये एक्सरसाइज करो या ये नहीं करो, ये तो वो ये भी बोलते होंगे अरे मैं तो देखा हुआ है, या मैंने तो करा हुआ है, या मैं तो करती हूँ ऑलरेडी। तो उस टाइम पे आप उन्हें कैसे टैकल करते हो, आपका क्या होता है जवाब उनको? कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जैसे नी का कोई पेशेंट है जिसको अर्थराइटिस हो रखी है। आजकल तो पेशेंट कुछ भी, कोई भी डॉक्टर अगर कोई भी डिसीज का नाम लेता है वो तुरंत गूगल पे मारते हैं सर्च। क्यों? क्योंकि उनको जानना होता है कि ये क्या है। अच्छी चीज है, उनको गूगल करना चाहिए, लेकिन गूगल पे हर चीजें सही नहीं होती हैं, उसमें काफी चीजें ऐसी बताते हैं। हम लोग अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उन्हें मना ही करते हैं कि प्लीज आप गूगल पे मत देखना। जैसे कोई सर्जरी का केस आया, अब वो गूगल पे सर्च कर रहा है तो वो मुझसे बोलता है मैम उस पे तो ये भी दिखा रहे थे आप ये नहीं करा रहे हो, मैम उस पे तो ये भी दिखा रहे थे आप ये चीज नहीं करा रहे हो। अगर हम उसको एक्सरसाइज का पैटर्न दूसरा बताते तो वो बोलता है उस पे तो अलग ही दिखाते। तब उस टाइम पे हमें टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई गूगल में सब कुछ नहीं दिखाते हैं, सब कुछ सही नहीं होता है। जो हम बता रहे उस पर ध्यान दो, उसको करो, क्योंकि वो जो चीजें गूगल से करता है देखता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो बोलता है हमसे कि ऐसा करने से कहीं ये फिर से वापस तो मुझे इंजरी नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर हम उससे समझाते हैं कि नहीं भाई हम लोग जो करा रहे हैं उसको करो, जब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा तब तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि हम सही करा रहे हैं। गूगल ही सब कुछ सही नहीं बताता है। अगर गूगल ही सब कुछ सही बताता तो फिर हमारी जरूरत ही क्या थी, फिर वो गूगल से ही एक्सरसाइजेस निकाल के और करके सही हो जाएंगे। इसलिए हम उनसे बोलते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें सही ही कराएंगे, गूगल ही सब कुछ नहीं है। जब आप फिजियोथेरेपी में आगे बढ़ रही थी तो ऐसे बहुत से मौके आए होंगे जहां पर आपको लगा हो क्या मैंने सही प्रोफेशन चुना है, या कोई भी ऐसे एक सिचुएशन हुई हो जिसमें जो आपको तोड़ सकती थी, आपको परेशान किया, जहां आपने रात भर ये सोचा कि क्या मैंने सही चुना है या ये रहा मेरे लिए सही है। कुछ ऐसा हुआ क्या आपके साथ कभी भी? हुआ है। जैसे कभी कभी कोई पेशेंट बहुत ही वैसा बोल देता है या फिर ऐसा कुछ रिएक्ट करता है कि आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हो, वो डॉक्टर हैं, तो थोड़ी सी मन में आ जाती है कि हाँ ये सही कह रहा है, सोचना पड़ जाता है हमें। लेकिन नहीं, जब दूसरे पेशेंट, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ तो सब में ही रहता है, वो डिमोटिवेशन करते हैं हम लोगों को। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं मैम जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो आपने कर दिया। डॉक्टर ने तो हमें कहा था कि, जैसे मैं एक केस डिस्कस करना चाहूंगी, जो अर्थराइटिस के केसेस होते हैं जैसे नी अर्थराइटिस, उनमें 21 डेज का सेशन चलता है फिजियोथेरेपी का। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। हम लोग उनमें जो भी एक्सरसाइजेस कराते हैं, जो भी मशीन्स लगाते हैं, काफी वर्क करता है वो। पेशेंट्स हमारे साथ एक्सरसाइजेस करता है तो वो ठीक हो जाता है।
तो जब वो बोलता है ना कि हाँ मैम, डॉक्टर ने तो नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया था, बट आपने मुझे 21 डेज में खड़ा कर दिया, मैं चलने लग गया विदाउट पेन, तो फिर हमें तब हमें लगता है कि नहीं, हमने सही प्रोफेशन चूज किया था। जो वो बोल रहा था, लोग तो बोलते ही हैं, लोग डॉक्टर्स को तक नहीं। फिजियोथेरेपी की मैंने बात करें तो 10-15 साल पहले फिजियोथेरेपी में बहुत अंतर था और आज की फिजियोथेरेपी बहुत डिफरेंस है, मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीजों की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि इन 10-15 सालों में कितना अंतर आया फिजियोथेरेपी में? क्या चीज एड ऑन हुई है जो अच्छी है और क्या चीज ऐसी है जो छीनी गई है जिसको आप सोचोगे कि हाँ मेंशन करना चाहिए, या जो एक्चुअली जो अंदर फिजियोथेरेपी में काम कर रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता? अगर कुछ साल पहले की बात करते, 10-15 साल पहले की बात करते हैं हम, तो हाँ लोग अवेयर नहीं थे, लोगों को नहीं पता था। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मेरे बाबा दादी थे, उनको प्रॉब्लम्स थी, और भी बहुत कई सारे लोग थे जिनको प्रॉब्लम्स थी, और सच में उनको नहीं पता था कि ये एक्सरसाइजेस से या कुछ मशीनों से ठीक किया जा सकता है। अब कई टेक्नोलॉजी आ गई, कई मशीन्स आ गई, कई एक्सरसाइजेस आ गई हैं जिसकी वजह से कई चीजें ठीक कर सकते हैं हम। तो अब लोग जागरूक हो गए इस चीज को लेकर कि हाँ फिजियोथेरेपी है कुछ जिसकी वजह से हम ठीक हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगी फ्रोजन शोल्डर की, उसमें कंधा बिल्कुल जाम हो जाता है, उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, सर्जरी के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी ही करानी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही करा के उसको सही कर लो। तो अब लोग जागरूक हो गए, अब तो काफी चीजें आ गई हैं, इसलिए फिजियोथेरेपी अब कई मायनों में इफेक्टिव है। अब जैसा आप बोल रहे हो कि मशीन्स आ गई हैं, अब नई नई मशीन्स आ गई हैं, नई नई एक्सरसाइजेज आ गई हैं, तो ऐसा भी होता होगा आपके केस में कि कभी कोई पेशेंट ऐसा आया हो जो मशीन्स पे ज्यादा विश्वास कर रहा हो रेदर देन कि आप जो एक्सरसाइजेज बता रहे हो, तो कभी उसने ऐसा रिएक्शन दिया हो कि आपको लगा हो कि नहीं इसको कैसे मैं हैंडल करूं या इसको मैं कैसे समझाऊं कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है? तो ऐसा कोई केस आया है क्या आपके साथ कभी भी? हाँ, कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको लगता है कि नहीं बस मशीन ही लगा दो, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम आप मशीन लगाओ, एक्सरसाइजेस तो मैं घर पे भी कर लूंगा। कुछ मशीन्स होती हैं जिनके कुछ दिन की सेटिंग दे सकते हैं, उसके आगे नहीं दे सकते, बट वो बोलते हैं कि नहीं मुझे मशीन लगाइए, मैं यहाँ पे इसीलिए आता हूँ, एक्सरसाइजेस मैं घर पे ही कर लूंगा। उस टाइम हमें उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई ये मशीनें, इनका भी एक रोल होता है, कुछ टाइम तक ही ये चलती हैं, उसके बाद ये भी काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक्सरसाइजेस का है, वो जो हम कराएंगे, जो हमारे सामने आप करोगे, वो ही इफेक्टिव होंगी। बहुत मुश्किल होता है समझाना, लेकिन धीरे धीरे उनको काउंसिल करके हम समझा ही लेते हैं कि इसी से रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि उसको जब रिजल्ट मिलना शुरू होता है ना, तब उसको खुद भी लगता है कि हाँ ये मशीन्स तो इतनी इफेक्टिव नहीं जितनी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी है। फिर वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है मैम, आप एक्सरसाइजेस ही कराओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी जो डिसीज है वो क्योर हो जाए। इतने साल के करियर में आप कई फिजियोथेरेपिस्ट से मिले होंगे, जो नए भी होंगे पुराने भी होंगे, तो आपने सारे फिजियोथेरेपिस्ट से बात भी करी होगी, आपके खुद का वो भी होगा, टीम भी होगी। तो क्या एक डिफरेंस है, जो एक बोले बहुत बड़ा डिफरेंस है एक रिमार्केबल फिजियोथेरेपिस्ट में और एक एवरेज फिजियोथेरेपिस्ट में, जो एक स्किल ऐसी हो जो दोनों को अलग करती हो एक दूसरे से? पेशेंट को सुनना। पेशेंट हमारे पास आया है अगर, और वो अपनी बीमारी लेकर आया है, अगर हम उसे अच्छे से सुनते हैं तो उसको लगता है कि हाँ वो हमें टाइम दे रही हैं, वो हमें सुन रही हैं। और फिर जब हम उनसे अच्छे से बात करते हैं ना, उन्हें अच्छा टाइम देते हैं, वो बोलते हैं मैम आधी बीमारी तो हमारी ऐसे ही दूर हो गई, आपने इतने अच्छे से हमें समझाया, इतने अच्छे से हमें सुना, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि हम उसी से ही ठीक हो गए। उस टाइम हमें अच्छा लगता है कि हाँ अगर हम उसकी बीमारी को सुन लेते हैं तो उसे ऐसा फील होता है कि हाँ हमारी बीमारी आधी ऐसे ही दूर हो गई। जैसे अब वो उसको प्रॉब्लम हो रखी है सर्वाइकल की या किसी भी चीज की, बैक पेन की, तो अगर उसका पूरा दिन का पूछ लो ना कि हाँ कैसे हुआ, कब हुआ, और वो अपनी सारी चीजें बताता है, और अगर हम उसे अच्छे से सुनते हैं तो उसको लगता है कि हाँ मैम मुझ पे ध्यान दे रही हैं। फिर वो खुद बोलता है कि हाँ मैम हमारी बीमारी आधी ऐसे दूर हो गई, आपने जो चीजें हमारी सुनी, हमारी चीजें समझी, उससे मैं आधा ऐसे ही ठीक हो गया। तो ऐसा कोई पेशेंट हो जो आपके पास आया हो और जो इतना बोलता हो कि आपको सुन के आपको लगा हो कि अब बस हो गया? आते हैं हमारे पास पेशेंट जिनको हमें काफी टाइम तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, किसी को 1 आवर 2 आवर, उस टाइम पे वो डेली पेशेंट आ रहे हैं, उस टाइम पे वो डेली अपने घर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, काफी कुछ बता रहे हैं। तो हम
बिल्कुल जान जाते, मिले भी नहीं होते फिर भी जान जाते कि इनके घर में कौन कौन है और वो कौन कैसा है। अगर उनके घर से कोई मेंबर आ जाता है तो हम देखकर ही बता देते कि अच्छा ये वो होंगे जिनके बारे में आप बात कर रही थी। ऐसा होता है। अगर इस प्रोफेशन की तरफ से आप इंडिया को एक बात कहना चाहें, सिर्फ एक, जिससे उनका पूरा पूरा फिजियोथेरेपी के बारे में कंसेप्ट ही चेंज हो जाए, वो क्या होगी? मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप फिजियोथेरेपी को मालिश मत समझो, क्योंकि आज भी बहुत से लोग उसको मालिश समझते हैं। जैसे पेशेंट्स आते हैं, उनका ट्रीटमेंट सेशन कंप्लीट होता है, वो बोलते हैं मैम डन, हम लोग बोलते हैं हाँ डन, वो बोलते हैं कि आपने तो हमें टच ही नहीं किया, आपने तो वो ऑयल से कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। फिर हम लोग बोलते हैं कि ऑयल से ट्रीटमेंट कैसे, तब उनको लगता है कि नहीं आपने हमारे बैक पे या फिर हमारे नेक पे कोई ऑयल से ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने मालिश नहीं की। तब हम उन्हें समझाते हैं, वो यही मैं सबसे कहना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी मालिश नहीं है, वो एक एक्सरसाइजेस का पार्ट है जो जो आपको पेन से राहत दिलाएगा। आप जब एक्सरसाइजेस करोगे ना, वो उसी से ही ठीक होगा। आजकल डॉक्टर्स भी, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मालिश के लिए नहीं प्रिस्क्राइब करते, वो भी यही बोलते, कोई भी जेल लिखते, ऑयल लिखते तो वो यही बोलते हैं कि उसको रब करना है, उसको मालिश की तरह यूज नहीं करना है। तो बस एक यही छोटी सी चीज बोलूंगी कि आप लोग प्लीज फिजियोथेरेपी को मालिश मत समझो, फिजियोथेरेपी मालिश नहीं है। स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही एंटरटेनमेंट सेक्शन है, रैपिड फायर राउंड हमारे इस पूरे एपिसोड का। हम आपसे पूछते जाएंगे, आप उसका एक वर्ड में जवाब दोगे, ठीक है? अगर कोई भी बॉडी पार्ट जो कंप्लेन सबसे ज्यादा करे और लाउडेस्ट हो, वो कौन सा बॉडी पार्ट होगा? सर्वाइकल। एक ऐसा एक्सक्यूज जो एक पेशेंट देता है जिससे आपको खुद को हंसी आ जाती है। बोरिंग। वो बोलता है कि मैं एक्सरसाइज करते समय बोर हो जाता है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, ये उसका एक्सक्यूज होता है। कौन सी चीज सबसे ज्यादा मुश्किल है, किसी का पोस्चर करेक्ट करना या उनकी हैबिट्स? पोस्चर। पेशेंट किसकी ज्यादा सुनता है, आपकी या गूगल की? गूगल। कभी किसी को आपने जज किया है साइलेंटली, उनके चलने के तरीके से या उनके बैठने के तरीके से? बहुत बार। फिजियोथेरेपिस्ट का तो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ऑब्जर्वेशन ही है। पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको देखकर ही बता देते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या हो रही होगी। थैंक यू मैम, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और इतनी अच्छी चीजें बताई हम लोग को, जो हमारे दर्शकों को बहुत मदद करने वाली है आगे, और बहुत बहुत हेल्पफुल है हर किसी के लिए। थैंक यू।